सोचो 1.5 महीने के अंदर तुम 2 किताब पूरी खत्म कर रहे हो, कॉन्फिडेंस लेवल ना यहाँ से यहाँ होगा। और ये जो तुम बैठे रहोगे ना कि अरे नहीं कर रहे फलाना डिमांड जान क्या क्या सोचते रहोगे, कुछ नहीं हो पाएगा, सही बता रही हूँ मैं ऐसे। ठीक है, चीज़ें पूरी होती है ना तब कॉन्फिडेंस आता है। मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि बिगर द सक्सेस बिगर द स्ट्रेस, इफ़ यू कांट हैंडल द स्ट्रेस यू कांट हैंडल दैट सक्सेस। यानी कि जितनी बड़ी सक्सेस होती है ना उसके साथ उतना ही ज़्यादा स्ट्रेस आता है, और अगर आप उस स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर सकते हैं तो आप उस सक्सेस को भी हैंडल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस टाइम पर जब 2 महीने बचे हुए हैं, इस टाइम पर मुझे पता है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि नीट यूजी क्रैक करना एक बड़ी सक्सेस होती है, छोटी मोटी बात नहीं होती है नीट यूजी क्रैक करना। ठीक है, तो उसके साथ एक बड़ी सी स्ट्रेस तो आएगी ही। जो बच्चे इस स्ट्रेस को, इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे ना, वही बच्चे निकल जाएंगे। मुझे पता है कि तुम सब लोग इस टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो मैं समझ नहीं आ रहा कि कैसे रिवीजन करें, कैसे सिलेबस कंप्लीट करें, ये सब दिक्कत हो रही थी। तो मैंने तुम्हारे लिए एक रिवीजन प्लान भी बनाया। अभी रिसेंटली ही मैंने सबसे लेटेस्ट वीडियो जो अपलोड किया है रिवीजन प्लानर, जिससे तुम 2 महीने के अंदर अपना 5 बार रिवीजन कैसे कंप्लीट कर सकते हो, वो मैंने उसमें पूरा प्लानर बनाया हुआ है। ठीक है, तो अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार जाके उसे जल्दी से जल्दी देख लेना ताकि तुम जल्दी शुरू कर सको। ठीक, अब बात ये आ रही थी कि बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम ये थी कि आपने भाई रिवीजन प्लानर तो बना दिया, लेकिन हम इसमें अपने टेस्ट को कैसे इंक्लूड करें, कब कब कैसे कैसे टेस्ट दें, ये समझ नहीं आ रहा। दूसरी डाउट ये आ रही थी कि टाइम मैनेज कैसे करें, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो आज इस वीडियो के अंदर मैं यही चीज़ बताने वाली हूँ कि किस तरीके से तुम अपना टाइम मैनेज करोगे। ठीक है, पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है कि टाइम मैनेज कैसे करोगे और उसी के साथ तुम अपने टेस्ट को कैसे इंक्लूड करोगे, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कर लेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस वीडियो को प्लीज़ ध्यान से सुनना, कॉपी पेन लेके बैठना और सब जगह से सारे काम तुम अपने बंद करके तभी बैठ के सुनना, तभी समझ में आएगा। क्योंकि मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत देर हर एस्पेक्ट पर सोच के तब इस प्लान को बनाया हुआ है। बहुत ही रियलिस्टिक है, कुछ भी ऐसे तुम्हें लगेगा नहीं कि बिल्कुल हवा में चल रहा है, नॉट पॉसिबल टू अचीव है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, और वीडियो को एंड तक देखोगे तो तुम्हारे सारे सवाल के जवाब तुम्हें एंड तक मिल पाएंगे, क्योंकि हर बात का स्टेप बाय स्टेप जवाब दिया है। ठीक है, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम्हें कोई डाउट ना आए। ठीक है, तो जितना टाइम दे रहे हो उतना पूरा यूज़ हो जाए। इस वीडियो को एंड तक देखना डेफिनेटली तुम्हारे लिए वर्थ इट हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें हर तरीके का डाउट जो है वो कवर कर दिया है कि बायोलॉजी कैसे रिवाइज करना है, फिजिक्स कैसे रिवाइज करना है, क्लासेस अगर हैं तो वो कैसे करनी है, सब कुछ। ठीक है, तो अब विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पर मैंने टाइम मैनेजमेंट के बारे में लिखा है। ठीक है, मैंने ऐसे नहीं बनाया कि सुबह 6 बजे उठ जाना, फिर ऐसे कर लेना, वैसे कर लेना। देखो, हर बच्चा अपने अलग अलग टाइम पे उठता है, अलग टाइम पे सोता है, सबका अलग अलग पैटर्न है, लेकिन सबको काम एक ही करने हैं। तुम कभी भी उठो कभी भी सो, काम सबको एक ही करने हैं। फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, बायो पढ़नी है, रिवीजन करना है, टेस्ट करनी है, सबको करनी है। ठीक है, तो जो चीज़ें सबको करनी है, मस्ट चीज़ें हैं, वो मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट में हमारे पास है क्या, तुम्हें सेल्फ स्टडी करनी है और टेस्ट लगाने हैं। लेकिन अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे अरे दीदी अभी तो मेरी क्लासेस भी बची हैं, मेरा सिलेबस भी इनकम्प्लीट है। आई नो, ये जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया है ऊपर लिखा हुआ है कि फुल सिलेबस कंप्लीट, ये वाला फ्लो चार्ट एग्जैक्टली उन बच्चों के लिए जिनका फुल सिलेबस कंप्लीट है। ठीक है, लेकिन तो अब डाउट आ रहा है जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं है वो इसे सुने नहीं, क्या स्किप मार दें? नहीं, पहले तुम इसे सुनो। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो जो बताया उसको सुनो ध्यान से, और फिर आगे जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है उन्हें क्या इसमें मॉडिफिकेशन करने हैं वो मैं तुम्हें बताऊंगी। ठीक है, तो सारा ध्यान से सुनना। मेन काम तुम्हारे क्या है? सेल्फ स्टडी करना और टेस्ट करना। ठीक है, तो अब तुम देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि टेस्ट की बात करते हैं। तो टेस्ट में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ फुल सिलेबस टेस्ट करनी है। ठीक है, ध्यान से सुनना, मुझे पता है तुम्हारे क्या डाउट है, सब क्लियर हो जाएंगे। फुल सिलेबस टेस्ट करना है, जिसके लिए ऑब्वियसली तुम्हारे 3 घंटे लगेंगे। तुम टेस्ट के लिए 3 घंटे दोगे। अभी तुम एटलीस्ट मार्च में तो 2 टेस्ट पर वीक ही करोगे। ठीक है, 2 टेस्ट पर वीक करो, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। और उसके बाद टेस्ट एनालिसिस करनी है। ठीक है, तो 2 टेस्ट पर वीक का मतलब जैसे सपोज करो तुम मंडे को कर रहे हो, थर्सडे को कर रहे हो, इस तरह से तुमने 2 दिन चूज़ कर लिए। तो जो 3 घंटे हैं, लेट से कि तुम 2 से 5 टेस्ट कर रहे हो। ठीक है, 2 से 5 तुम टेस्ट कर रहे हो, और उस टाइम पे तुमने मंडे को टेस्ट कर लिया, तो उसकी एनालिसिस जो है वो तुम ट्यूसडे और वेडनेसडे को कर लो। किस टाइम पे? 2 से 5 वाले टाइम पर ही कर लो। ठीक है, ऐसे ही तुमने थर्सडे को टेस्ट दे दिया और उसके बाद फ्राइडे को, सैटरडे को, इनको क्या है उसकी एनालिसिस कर लो। किसकी? जो तुमने टेस्ट दिया था। ठीक है, संडे को अगर तुम्हारी कोचिंग का कोई टेस्ट है उसको दे आओ। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं तुम्हारे 3 टेस्ट एक तरह से हो गए एक हफ्ते में। लेकिन मैंने तो तुम्हें 2 टेस्ट बताए हैं, बाकी संडे वाला टेस्ट भी तुम्हारा कोई कोचिंग का टेस्ट होगा वो भी हो जाएगा, और ये एडिशनल 2 टेस्ट तो हो ही गए। ठीक है, इस तरह से 3 घंटे को तुमने डेली तुम्हारे फिक्स हो गए 2 से 5 वाले। ठीक है,
ये तो फिक्स करने हैं, तुम कभी भी उठो कभी भी सो, उस पर डिपेंड नहीं करता। अब आती है बात सेल्फ स्टडी की। तो सेल्फ स्टडी में क्या करना है, सेल्फ स्टडी में तुम्हें फिजिक्स में 4 घंटे देने ही हैं, केमिस्ट्री में भी 4 घंटे देने हैं, और बायोलॉजी में एटलीस्ट 3.5 आवर्स यानी कि 3.5 घंटे देने हैं। तो 11.5 घंटे इधर हो गए, 3 घंटे ये हो गए, तो इस तरह से तुम्हारे 14.5 घंटे की तुम्हारी सेल्फ स्टडी, मतलब ये टोटल 14.5 घंटे की स्टडी हो गई। तो इतनी तो यार तुम्हें मेंटेन करनी पड़ेगी, इतनी तो मैंने भी की थी, ये तो मिनिमम है, ये करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आती है कि ये जो 4 घंटे मैंने फिजिक्स के बोले, इसमें करोगे क्या, वो मैं बताती हूँ थोड़ा डिटेल में, ठीक है। सुनो, तो फिजिक्स में तुम्हारे जो 4 घंटे हैं उसको क्या करना है, तुम सबसे पहले 50 मिनट का टाइमर लगा के रखोगे, ठीक है। टाइमर के साथ करना है, 50 मिनट का टाइमर लगाओगे और उसमें नोट्स को रिवाइज करोगे, अपने नोट्स सारे जो भी जिस चैप्टर का। अब इसमें प्लानर फॉलो करोगे ना तुम, मैंने जो प्लानर बताया था, वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लेना, जो मैंने प्लानर बताया था, ठीक है, रिसेंट वाला। तो उसमें जो प्लानर है, जैसे मैंने कहा कि भाई आज का ये चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, आज वाले दिन के लिए मैंने यूनिट एंड डायमेंशन ही दिया है, तो यूनिट एंड डायमेंशन मैंने दे दिया। तो आज तुम यूनिट एंड डायमेंशन के अपने नोट्स रिवाइज कर लो 50 मिनट का टाइमर लगा के। तुम आराम से अच्छे से लिख के, फॉर्मूला लिख के, रिवाइज कर करके, रिकॉल कर करके, जैसे भी करके सब अच्छे से रिवाइज कर लो। फिर उसके बाद रिवाइज हो जाए, फिर 50 मिनट का एक और टाइमर लगाओ, 5-10 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर एक और 50 मिनट का टाइमर लगाओ, और उसमें 45 क्वेश्चंस का एक सेट पूरा सॉल्व करो। टाइमर के साथ सॉल्व करना है, बिल्कुल ऐसे ही सोच के कि मैं नीट के एग्जाम में टाइमर का प्रेशर रहता है ना, जो उसी तरह से 45 क्वेश्चन करने हैं। आ रहा है तो करो, नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, आ रहा है करो, नहीं आ रहा है छोड़ दो, इसी तरह से 45 क्वेश्चन करने हैं। ऑब्वियसली ये चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, जैसे कि आज यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ना है तो यूनिट एंड डायमेंशन के ही तो 45 क्वेश्चन करोगे तुम, ठीक है। तो ये तुम्हारे इस तरह से क्या है, तुम डेली चैप्टर वाइज टेस्ट कर रहे हो, ठीक है, ओके। फिर क्या करोगे तुम, 1 घंटा तुम दोगे एनालाइज करने में, जो भी तुम्हारे रॉन्ग क्वेश्चन है और लेफ्ट क्वेश्चन है उनका। तुमने 45 में से 45 तो सही करे नहीं होंगे, कुछ गलत गए होंगे, कुछ छोड़े होंगे, तो उनको पहले देखो कि मान लो कि तुमने रॉन्ग और लेफ्ट मिला के, मैं कह रही हूँ 20 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो उन 20 क्वेश्चन की एनालिसिस करो। कैसे एनालिसिस करोगे, ये देखो कि उसका टॉपिक क्या था, जाके उस टॉपिक को थ्योरी से पढ़ो, उस टॉपिक को अपने बुक मॉड्यूल जो भी है उससे पढ़ो, उस टॉपिक पे बेस्ड थोड़े से और क्वेश्चंस कर लो, ठीक है। वो टॉपिक पे बेस्ड अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो वो गलत हो गया, तो इसका मतलब ये है कि उस टॉपिक पे बेस्ड में थोड़े से और क्वेश्चंस कर लूँ ताकि वो टॉपिक स्ट्रांग हो जाए, ठीक। अब बाकी का जो बचा हुआ टाइम है, ये जो इतना टाइम जाने के बाद 100 मिनट ये हो गई और 1 आवर ये हो गया, ठीक है, तो मतलब 160 मिनट्स हो गई। 160 मिनट्स के बाद जो बचा हुआ टाइम है उसमें क्या करोगे, उसमें तुम फोकस ऑन योर वीक पोर्शन ऑफ द चैप्टर, उस चैप्टर का जो तुम्हारा वीक पोर्शन है उस पर फोकस करोगे, ठीक है। स्टिल यूनिट एंड डायमेंशन चलो बहुत इजी है, लेकिन मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज वाला चैप्टर था, तो उसमें तो काफ़ी कुछ निकल आएगा ना तुम्हें पढ़ने के लिए, तुम्हारा वीक पार्ट ज़्यादा सा निकल आएगा। तो मान लो कि तुम्हें उसमें कुछ भी है, कोई पार्ट ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉपिक तुम्हारा अच्छा नहीं है, तो तुम इस इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक को जाके अच्छे से पढ़ो, उस टॉपिक के कुछ और क्वेश्चंस भी कर लो, है ना। तो ये जो फोकस ऑन द वीक पोर्शन ऑफ द चैप्टर है, इसमें क्या करोगे, रीड करोगे, थ्योरी को दोबारा रीड करोगे, सॉल्व करोगे उस टॉपिक के क्वेश्चंस को फ्रॉम द वेरियस प्लेसेस। जैसे कि तुम्हारे पास कोई बुक है जिससे भी तुम पढ़ते हो, मॉड्यूल है, या फिर तुम पूरी साल भर कोई टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन की होगी, उस टेस्ट सीरीज में जब आया होगा वो क्वेश्चन, उस चैप्टर से क्वेश्चन, तो वहाँ से क्वेश्चन उठा के उसको सॉल्व कर लो, ठीक है। यहाँ पे री अटेम्प्ट द रॉन्ग एंड हाईलाइटेड क्वेश्चन फ्रॉम योर क्वेश्चन बैंक विच यू डिड अर्लियर, यानी कि तुम अभी पूरे साल भर क्वेश्चन प्रैक्टिस जहाँ से भी करते आए थे, वहाँ पर तुम जब क्वेश्चन कर रहे थे तो तुमने गलत क्वेश्चंस को मार्क करा होगा, हाईलाइट किया होगा, उन क्वेश्चन को दोबारा अटेम्प्ट करके देखो। अल्टीमेटली तुम्हारा फोकस ये होना चाहिए कि अगर आज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वाला चैप्टर चल रहा है तो आज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज वाले चैप्टर की मैं मतलब हर प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँ, ऐसे हो जाना चाहिए, ठीक है। तो मतलब मेक एवरी टॉपिक ऑफ दैट चैप्टर ऑफ द डे कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग, उस दिन का जो चैप्टर है उस चैप्टर को कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग कर लेना है। तुम सोचो ऐसे 25 दिन के अंदर मैंने पूरा चैप्टर का पूरा सिलेबस खत्म किया है रिवीजन प्लानर के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो रिवीजन प्लानर के अकॉर्डिंग पूरा कंप्लीट किया है। तो इस तरह से तुम अपना हर चैप्टर का हर टॉपिक 25 दिन में ख़त्म कर रहे हो, ठीक है। तो प्लीज़ रिवीजन प्लानर को फॉलो करो, स्किप मत करो, उसको हल्के में मत लो, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इफ़ यू हैव टाइम, अगर तुम्हारे पास ये सब करने के बाद भी कोई चैप्टर छोटा था और उसके बाद भी टाइम बच रहा है, तो तुम क्या करोगे, शॉर्ट नोट्स बना लो, अगर तुम्हारे शॉर्ट नोट नहीं बने हैं तो,
और अगर नहीं टाइम है और शॉर्ट नोट नहीं है तो तुम क्या करो, हाईलाइट कर लो बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जो मेन नोट्स पे लिखा हुआ है उस पर हाईलाइट कर लो बस, अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है शॉर्ट नोट्स बनाने का और शॉर्ट नोट बने नहीं है तो। ठीक है, फिर क्या करना है, मेरा रिवीजन प्लानर फॉलो करना है जैसे कि मैं कह रही हूँ। क्योंकि तुम एक बात सोचो, तुम अब तक क्या करते आए हो, अब तक हर बार यही तो करते आए हो, अरे यार ये स्ट्रैटेजी नहीं वो स्ट्रैटेजी, ये वो अलग अलग प्लान और अलग अलग चीज़ें करते आए हो। भाई अब तो किसी एक पे टिक जाओ, थोड़ी तो लॉयल्टी दिखाओ। नीट को अपनी गर्लफ्रेंड मान लो, वो भी तो जब ही टिकेगी तुम्हारे साथ, जब ही आएगी तुम्हारे पास जब तुम थोड़े से लॉयल होगे, है ना, थोड़ी सी तो लॉयल्टी दिखाओ, है ना। चलो, एंड फिक्स एनी वन थिंग, ध्यान रखो मैंने क्या लिखा है, मेरा रिवीजन प्लानर फॉलो करो, जैसे उसमें मैंने 5 बार रिवीजन लिखा है। ठीक है, तो ऐसे कोई एक चीज़ फिक्स कर लो कि तुम्हारे पास सपोज करो कोई मॉड्यूल कुछ भी है, उसकी कोई एक एक्सरसाइज है तुमने फिक्स कर ली। मैंने बोला था ना 45 क्वेश्चन करने हैं, ये 45 क्वेश्चन का सेट करना है, तो तुमने ये सोच लेना है मेरा मॉड्यूल है, इसकी ये वाली एक्सरसाइज है, मैं इसको फिक्स कर लेना 25 दिन में मैं ख़त्म। तो 25 दिन में वो एक्सरसाइज हर चैप्टर की ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, या फिर तुमने रिवीजन 1 में वो चीज़ फिक्स कर ली और उसको ख़त्म कर दिया। रिवीजन 2 में ये सोच लो कि अब मैं अब फिर से वही चैप्टर रिपीट होंगे, है ना, वही चैप्टर रिवीजन 2 में फिर से रिपीट होंगे। अब रिवीजन 2 में तुम ये सोच लो कि मैं उन चैप्टर्स के अब PYQs करूँगा, यही चीज़ तुम्हें दोबारा करनी है, 50 मिनट का टाइमर लगा के क्वेश्चन लगाना है। तो अब तुम PYQ उठा लो, तो अब रिवीजन 2 जो है 15 दिन का है, तो 15 दिन के अंदर तुम सारे चैप्टर के PYQ ख़त्म कर दोगे, है ना। तो कितना सही है, चैप्टर वाइज भी चल रहे हैं और चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। तुम्हें पता है हमारे दिमाग को क्या अच्छा लगता है, हमारे दिमाग को अच्छा लगता है चीज़ें ख़त्म होती हुई, चीज़ें कंप्लीट होती हुई, उससे हमें कॉन्फिडेंस आता है। मैं बता रही हूँ, तुम चीज़ें पूरी करो तो सही, तुम्हें नहीं कॉन्फिडेंस आए तो तुम मेरा नाम बदल देना। और जो बच्चा इसे फॉलो कर लेगा ना, डेफिनेटली कह रही हूँ वो सिलेक्ट हो जाएगा, डेफिनेटली कह रही हूँ। और इतने बच्चे, हज़ारों बच्चे हमने देखा होगा इस वीडियो को, इसमें से कोई एक बच्चा तो होगा ज़रूर जो फॉलो करेगा, इतना मुझे उम्मीद है कि कोई एक बच्चा तो ज़रूर फॉलो करेगा। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है, फॉलो माई रिवीजन प्लानर एंड फिक्स वन थिंग टू कंप्लीट इट वन रिवीजन। ठीक है, फिर कोई और चीज़ उठा लो, जैसे PYQ उठा लिए, वो अनदर रिवीजन में पूरे कर देने हैं। ध्यान रखना है जिस रिवीजन में जो चीज़ फिक्स करी है वही करनी है। ठीक है, अब उसके बाद सेम चीज़ तुम्हें फिज़िक्स जैसी ही केमिस्ट्री के लिए भी फॉलो करनी है। ठीक है, तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री का रिवीजन क्लियर हो गया कैसे करना है। बायोलॉजी को तुम 3.5 घंटे दे रहे हो, 3.5 घंटे में तुम किस तरह से पढ़ोगे। पहले तुम 30 या 40 मिनट के अंदर NCERT का चैप्टर वो पूरा रिवाइज कर लोगे थ्योरी से। ठीक है, थ्योरी NCERT की थ्योरी पूरी रिवाइज कर ली। फिर उसके बाद 50 मिनट का टाइमर लगाना है और 90 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हमारे मेन एग्जाम में 90 आते हैं ना, इसलिए मैंने लिखा है। और अगर तुम 100 क्वेश्चन का कुछ सॉल्व कर रहे हो तो वो 55 मिनट का टाइमर लगाना, बस टाइमर बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, मैं अपने टाइम पे क्या करा था तुम्हें पता है। तुम सोचो, मैंने बायोलॉजी में NCERT फिंगर टिप्स है ना, वो मैंने ऐसे ख़त्म कर दी थी। अब तुम सोचो अगर तुम NCERT फिंगर टिप्स उठा लो, ठीक है, और वो तुम ख़त्म कर दो, 25 दिन के अंदर आराम से तुम्हारी ख़त्म हो जाएगी। फिर तुम अगले 15 दिन के अंदर PYQ ख़त्म कर सकते हो। तुम सोचो 1.5 महीने के अंदर तुम 2 किताब पूरी ख़त्म कर रहे हो। कॉन्फिडेंस लेवल ना यहाँ से यहाँ होगा। और ये जो तुम बैठे रहोगे ना कि अरे नहीं कर रहे फलाना डिवान जान क्या क्या सोचते रहो, कुछ नहीं हो पाएगा, सही बता रही हूँ मैं ऐसे। ठीक है, चीज़ें पूरी होती हैं ना तब कॉन्फिडेंस आता है। अब देखो क्या होगा, ये जो तुमने क्वेश्चन सॉल्व करे 90 या 100 जो भी क्वेश्चन सॉल्व करे, उससे क्या होगा, पिक अप द टॉपिक ऑफ रॉन्ग एंड लेफ्ट क्वेश्चन। इसमें रॉन्ग क्वेश्चन जाएंगे तुम्हारे, कुछ गलत जाएंगे, कुछ सही जाएंगे, मतलब कुछ गलत जाएंगे और कुछ छोड़ोगे। ठीक है, तो जो रॉन्ग करे हैं और जो छोड़ दिए हैं क्वेश्चन, उनका टॉपिक उठाओ। ठीक है, जैसे मान लो तुमने फोटोसिंथेसिस के क्वेश्चन करे थे और फोटोसिंथेसिस के कुछ क्वेश्चन उसमें से गलत गए और तुम्हारा छोड़ दिए। ठीक है, अब ये देखो, दिस विल टेल यू, ये जो तुम गलत करोगे उससे तुम्हें क्या फ़ायदा मिलेगा, इससे पता चलेगा कि तुम्हारा उस चैप्टर में क्या वीक पोर्शन है। ठीक है, जैसे फोटोसिंथेसिस में क्या वीक पोर्शन है, मान लो कि तुम भूल जाते हो कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी डिस्कवरी करी। ठीक है, देखो क्या होता है कि हमें ना उस डिस्कवरी की कहानी तो याद रहती है। जैसे मैंने कहा कि बेल जार एक्सपेरिमेंट है, तो बेल जार एक्सपेरिमेंट को तुम्हें पता है कि वो एक चूहा था, फिर उसके ऊपर बेल जार रख दिया, फिर उसको मोमबत्ती जलाई और ये सब तुम्हें पता है। और ना पूरी कहानी कहीं नहीं पूछता, ये पूछता है कि बेल जार एक्सपेरिमेंट किसने करा था। ठीक है, और तुम यही भूलते हो, तो तुम क्या करो, अभी मैंने आगे बताएंगे, टिप्स भी लिखी हैं सारी। ठीक है, तो अब तुम्हें पता चल गया कि भाई ये साइंटिस्ट वगैरह के नाम भूल जाता हूँ, तो ये वाला पार्ट है जो मेरा वीक है। ठीक है, ऐसे ही C3 C4 साइकिल है वो मैं भूल जा रहा हूँ, तो वो पार्ट मेरा वीक है। ऐसे वीक पार्ट पता चल गया, तो मार्क दैट पार्ट, उस पार्ट को जाके NCERT पे मार्क कर दो और एक स्मॉल सी कॉपी ले लो। मर्जी है तुम्हारी, NCERT पे मार्क करने की जगह है तो NCERT पे मार्क कर दो। मार्क का मतलब ये है कि
कुछ स्टार मार्क सा बना दो या कुछ भी ऐसा हाईलाइटर से कर दो कि ये पार्ट वीक है, कोई अलग कलर का हाईलाइटर ले लो। तो अब तुम कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे उस पार्ट को, जो पार्ट वीक है तुम्हारा उस पार्ट को स्ट्रॉन्ग कैसे करोगे? सबसे पहला, मेक द फ्लो चार्ट ऑफ एनी प्रोसेस। कोई भी प्रोसेस है उसका फ्लो चार्ट देखो, बनाओ। जैसे कि तुम देखोगे क्वेश्चन बुक में ग्लाइकोलिसिस का ना फ्लो चार्ट बना है, तो ग्लाइकोलिसिस को उस फ्लो चार्ट से पढ़ते हैं तो कितनी अच्छे से याद हो जाता है, लेकिन बगल में ही वो पैराग्राफ में भी लिखी है ग्लाइकोलिसिस, उससे याद नहीं होता। ऐसे ही अब ये तो ग्लाइकोलिसिस के लिए तो उन्होंने खुद से बना के दे दिया है, लेकिन तुम्हें तो नहीं पता है ना कि कैसे और भी सारी प्रोसेसेस दी हैं, उनके लिए कैसे करोगे। तो तुमने क्या करना है, खुद से फ्लो चार्ट्स बनाओ, ठीक है, फ्लो चार्ट बनाओ। दूसरा, जितने भी एग्जाम्पल्स लिखे हैं उनको सबको एक जगह लिख लो, सारे एग्जाम्पल्स को। तीसरा, ट्राई टू कवर द पैराग्राफ इन पॉइंट्स। इन पैराग्राफ, जो भी पैराग्राफ्स हैं उनको पॉइंट में कवर करो। जैसे मेरे साथ होता था रेस्पिरेशन इन प्लांट्स वाले चैप्टर में से, मैं क्या करती थी, मेरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन गलत हो जाता था, तो मैंने उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को 10 पॉइंट में लिखा था, और मुझे हमेशा याद रहता था कि भाई मेरे 10 पॉइंट ये क्लियर हैं कि नहीं है। जब भी मैं रिवाइज करती थी तो मैं उन 10 पॉइंट को रिकॉल करने की कोशिश करती थी, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट्स में लिख सकते हो। दूसरा, जो भी साइंटिस्ट के नाम है और उनकी डिस्कवरी हैं वो वहीं की वहीं लिख लो। जैसे पैराग्राफ में यहाँ पे लिखा है, ये पैराग्राफ यहाँ पे ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो ये जो खाली स्पेस है इस खाली स्पेस में लिख दो ये साइंटिस्ट उसकी डिस्कवरी, ये साइंटिस्ट ये उसकी डिस्कवरी, ऐसे करके लिख दो वहीं की वहीं। अगर तुम्हारी एनसीईआरटी में जगह नहीं है, एक पेपर पे लिखो साइंटिस्ट उसकी डिस्कवरी और वहीं चिपका दो। एक पेपर पे लिखो सारे एग्जाम्पल्स की प्लेटिहेल्मिन्थेस के एग्जाम्पल्स, सिलेंट्रेटा के एग्जाम्पल्स, और वो वहीं पे उसकी थ्योरी वोरी मत लिखो, सिर्फ एग्जाम्पल्स, ताकि जब तुम एनिमल किंगडम पढ़ रहे हो तो सारे फाइलम के हम पहले एग्जाम्पल पढ़ेंगे, ऐसे वाली अप्रोच है ना। सारे फाइलम्स की हम सारी अब थ्योरी पढ़ेंगे, तो ऐसे वाली अप्रोच इस तरह से पढ़ो। फिर अगला तरीका क्या है कि तुम कंपैरिजन चार्ट बना सकते हो। जैसे कि ऑस्टिक थ्रीज और कॉन्डिक थ्रीज में कंपैरिजन सा रहता है, तो उनको कंपेयर कर करके याद कर लो कि एक का माउथ आगे होता है, टर्मिनल होता है, एक का माउथ नीचे होता है, तो इस तरह से तुम याद कर सकते हो। अब ये जो तुमने ऊपर किया इसमें सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट्स ही यूज़ किए हैं अभी तक, जबकि मैंने कितना टाइम दिया है, 3.5 घंटे, और 90 मिनट यानी कि 1.5 आवर, है ना। तो तुम क्या करोगे, जो बचा हुआ टाइम है उसमें सेम काम करना है, एक और चैप्टर के लिए कर लो। अगर तुम फास्ट लर्नर हो, अच्छे से जल्दी कर लेते हो, तो 1.5 घंटे में ये पूरा ख़त्म कर ही लोगे, है ना। और तुम्हारे पास टाइम बच रहा है तो तुम दूसरा एक और चैप्टर उठा लो, उसके लिए भी करो। और अगर नहीं बच रहा है तो इतना ही ठीक है, काफ़ी है। कम से कम एक चैप्टर एक दिन में तो ख़त्म कर ही रहे हो, और अगर दूसरा चैप्टर उठा लोगे तो भाई मेरे रिवीजन प्लानर से भी फास्ट चलोगे तुम, ठीक है। और ओवर थिंकिंग करना थोड़ा कम करो, ओवर थिंकिंग में भी बहुत टाइम वेस्ट करते हो तुम, ठीक है। चलो, ट्राई टू कवर 2 चैप्टर पर डे, एक्स्ट्रा उठा लोगे तो 2 चैप्टर पर डे हो जाएंगे, है ना। अब बात आती है टेस्ट की। 3 घंटे जो तुम्हारे टेस्ट हैं वो कैसे करोगे? तो एक तो जिस दिन तुम्हारा डे ऑफ द टेस्ट है, जिस दिन टेस्ट कर रहे हो वो जाएंगे, और जिस दिन टेस्ट नहीं है उस दिन एनालिसिस करोगे। बाकी मैंने तुम्हें बताया ही कि मंडे को और थर्सडे को टेस्ट कर लो, ठीक है, इस दिन टेस्ट कर लो। अदर डेज पे क्या होगा, अदर डेज पे एनालिसिस कर लो। अब ये तो हमने सब बता दिया भाई। अब जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं है वो कहाँ टाइम एडजस्ट करेंगे, अब वो ये करेंगे। जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है उनके पास सेल्फ स्टडी तो है, अब वो थोड़ा थोड़ा टाइम यहाँ से बचाएंगे। फिजिक्स को उन्हें दिया था 4 घंटे ऐसे दिया था, ये लोग फिजिक्स को 3 घंटे देंगे, केमिस्ट्री को 3 घंटे और 2 घंटे, ठीक है। इस तरह से ये लोग 8 घंटे दे रहे होंगे। अब तुमने देखा था कि फिजिक्स में जब मैंने रिवीजन बताया था तो रिमेनिंग टाइम जो बच रहा था वहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें कम टाइम मिलेगा रिमेनिंग टाइम के लिए। बाकी की सारी चीज़ें कि 50 मिनट का टाइमर लगा के, 30 मिनट का टाइमर लगा के अपनी थ्योरी रिवाइज़ करना, है ना, फिर उसके बाद 50 मिनट का टाइमर लगा के क्वेश्चन करना, ये सब तो तुम्हें करना ही करना है, ठीक है। अब क्लासेस हैं, जो भी तुम्हारी क्लासेस हैं वो मैक्स टू मैक्स 4 घंटे तक रखो, बस 4 घंटे के अंदर तुम्हारे क्लासेस लेने वाला काम ख़त्म हो जाना चाहिए, ये ध्यान रखना। फिर आती है बात तुम्हारी टेस्ट एनालिसिस की। तुम 3 घंटे टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, वो बच्चे 2 टेस्ट दे रहे थे 1 वीक में, तुम 1 टेस्ट दोगे 1 वीक में, ठीक है। और 3 घंटे का जो तुमने टेस्ट दिया, अब ये जो जिस दिन टेस्ट दिया वो तो टेस्ट में गया। मान लेते हैं कि तुमने टेस्ट दिया मंडे को, ठीक है, तो ट्यूसडे और वेडनेसडे 2 दिन तुमने एनालिसिस में लगा दिए, ठीक है, 2 दिन एनालिसिस में लगा दिए। तो जो नॉन टेस्ट डे होंगे, यानी कि वो 4 दिन बचेंगे नॉन टेस्ट डे, उन दिन तुम क्लास कर सकते हो या फिर अपना रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हें इधर टाइम बढ़ाने का फील हो रहा है कि इधर 4 घंटे
इधर 4 घंटे कर लूँ, इधर भी 4 घंटे कर लूँ, जैसे वो वाले बच्चों ने किया है, तो उसकी इधर तुम्हें टाइम बढ़ाना है तो फिर इधर क्लासेस में टाइम कम करना पड़ेगा। और अगर तुम रिकॉर्डेड क्लासेस देख रहे हो तो जो तुम्हारे नॉन टेस्ट डे हैं उनमें इस 3 घंटे को यूज़ कर लो, क्लास का काम ख़त्म कर लो। इस तरह से तुम अपना टाइम मैनेज कर सकते हो। आई नो कि ये बहुत बड़ा वीडियो हो गया, लेकिन मैं एक ही वीडियो में तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देना चाहती थी कि अगर मैं मल्टीपल छोटी छोटी वीडियो बनाती तो थोड़ा सा तुम्हें भी टाइम लगता और फिर तुम्हारे सवालों के जवाब मिलने के लिए वीडियो अपलोड होना एंड ऑल, इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट होता। आई होप कि मैंने सारे डाउट क्लियर कर दिए। अगर स्टिल कोई भी डाउट बचा है तो प्लीज़ कमेंट कर देना और इस वीडियो को शेयर कर लेना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय बाय।